नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं आज प्रोग्राम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है और रिक्वेस्ट है, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसका नोटिफिकेशन बटन ऑन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप इसको शेयर कर सकें। ये जनता की आवाज़ है, सिटीजन्स वॉइस शो है, आपकी आवाज़ है। इसका ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है, आत्मजीत सिंह मेरा नाम है और आज मेरे साथ राजू विलियम जी, सीनियर जर्नलिस्ट लुधियाना से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजू विलियम जी आपका। गुड इवनिंग एंड नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके इस मंच पे है। नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। और आपके मंच पे पहली बार आपने बुलाया हमें, और आपके जो जी सर। सुनने वाले हैं उनको भी से रूबरू करवाने जी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, तो आज हमारा जो विषय है वो पंजाब का फ्लड्स है। 10 सितंबर या 2025 जो कि आज है, उसमें जो फाइनल स्नैपशॉट आया है, 52 लोगों की जानें जा चुकी हैं। शाम को शायद अपडेट और आएगा। 3 मिसिंग है पठानकोट में। अब जो लिस्ट है, जो 500 गांव से शुरू की पहले दिन, 2097 गांव अफेक्टेड हैं, जिसमें 23,015 लोग हैव जी बीन इवैक्यूएटेड। 3,88,092 लोगों को डिस्प्लेस हो गए हैं इस फ्लड्स की वजह से। 203 रिलीफ कैंप ऑपरेशनल्स हैं, जिसमें 5,416 इंडिविजुअल्स श्रेय लिए हुए हैं। 20 लाख लोग जो हैं इम्पैक्ट हैं। ओवरऑल 5,48,966 एकड़ जमीन 18 डिस्ट्रिक्ट्स में कहा जा रहा है। पहले 8 डिस्ट्रिक्ट शुरू हुए, फिर 12, 16, 18, पहले बीच में 23 डिस्ट्रिक्ट की भी बात आ रही थी। 1,91,906 हेक्टेयर लैंड एज पर ऑफिशियल फिगर्स। 5 लाख पेड़ जो हैं अपरूट हो गए हैं। पंजाब 2025 फ्लड हैज हिट बैडली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुरदासपुर, अमृतसर, फाजिलका, फिरोजपुर, कपूरथला, होशियारपुर, तरन तारण एंड पठानकोट। एक रिपोर्ट आती है कि अब बहुत सारे वॉलंटियर्स उसको कंट्रोल करने के लिए जहां जहां एम्बार्कमेंट्स टूट गई हैं, जहां जहां बैंक्स पर पानी जो है रिसाव हो रहा है, गांव में जा रहा है, उस पे बहुत सिविल सोसाइटी के लोग, गांव देहात के लोग उस पे काम कर रहे हैं। जी हालांकि 20 लाख मनरेगा वर्कर्स भी रजिस्टर्ड हैं पंजाब में, जिनको 100 दिन का काम मिलना जी है। क्या ये एम्बार्कमेंट्स और ये जो काम अब हो रहा है, ये अगस्त में जो लेट रेन्स आई उससे पहले नहीं हो सकता था? और दूसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हो गए हैं, सवाल जवाब हो गए हैं और चेयरमैन साहब कहते हैं कि भाई हमारी टेक्निकल जो टीम थी, उनको हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे पानी छोड़ने के लिए, पानी समय पे छोड़ा नहीं गया और फिर लेट ट्रेन्स में जितना पानी आया, इनपुट आया, उतना हमें छोड़ना पड़ा क्योंकि हम ऑलरेडी फुल थे। क्या इस सारे विषय पर आपकी टिप्पणी, राजू विलियम जी? बहुत बड़ा सवाल आतंक जी आपने कर दिया, बहुत भारी भरकम सवाल है। और इससे एक बात तो आपका सवाल बिल्कुल सही इसलिए है, चाहे लंबा है, उसमें बहुत से आपने आंकड़े भी जो है वो कोट किए हैं। इससे एक चीज तो साबित होती है कि पंजाब में ये जो आपदा है इट इज अनप्रेसिडेंटेड। इसकी जो व्यापकता है वो कितनी बड़ी है कि पूरा पंजाब जो है वो इससे ग्रस्त और त्रस्त है, सीधा और इनडायरेक्टली। ये बाढ़ जो है इसने सबसे ज्यादा अगर हिट किया है तो वो किया है पंजाब की जो कृषि आर्थिकता। वो इसलिए क्योंकि इससे सबसे ज्यादा और पूर्ण रूप से जो प्रभावित हुए हैं वो है पंजाब का देहात, पंजाब के गांव। और इस वजह से ये सारी चीजें हैं, ये एक ऐसी प्रोपोर्शन जो है अख्तियार कर लेती है कि जिसका कयास जो जो हमारे चाहे सरकार है, चाहे वो अ, और लोग हैं। अब प्राथमिक जिम्मेवारी तो सरकार की है ना कि उनको ये करना चाहिए था। और ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ है। करीब करीब थोड़ा सा इतिहास में लेके जाऊं तो 1908 से लगातार ये चलता आ रहा है सिलसिला। एक दशक में बहुत बड़ी बाढ़ आती है और उसके बाद 2-3 साल के वक्फे पे रेगुलर जो सीजनल फ्लडिंग जो वो होती है। और उस 1955 में तो बहुत ही भयानक बाढ़ जो है उसके बारे में हमें पता चलता है। फिर 1960 तक रहता है। 1963 में भाखड़ा डैम जो है वो निर्मित होता है और पूरा कंप्लीट हो जाता है। और 1974 में पौंग डैम, और ये दोनों डैम जो हैं ये डायरेक्ट जो है केंद्र सरकार के कंट्रोल, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। और एक है रंजीत सागर डैम जो कि पंजाब सरकार के नियंत्रण में। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। इस बात पे सवाल अब खड़े हुए हैं कि भैया आपने जो बारिशें हुई है, अनप्रेसिडेंटेड बारिशें,
और ये बारिशें जो हुई हैं, ये ऊपर की जो रेंजेस है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, वहां से पंजाब जो है, उसके लिए ये बाढ़ जो है एक माने में अप्राकृतिक है। ये प्राकृतिक बाढ़ नहीं है, क्योंकि पंजाब के जो पानी आया है वो आया है जो डैम्स के रेजर्वॉयर पे जिनमें पानी भरा, उसको समय पे नहीं छोड़ा गया। ये किसान जथेबंदियां जो हैं और भी लोग हैं जो वातावरण कार एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस बात को तथ्यों के आधार पे बताते हैं। और बड़ी मजे की बात है कि जो रंजीत सागर डैम है उसमें जो पानी का डिस्चार्ज किया गया है, उसके बारे में तो खुद पंजाब के जो मंत्री हैं इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज, वो कह रहे हैं कि हमसे कुछ मिसकैलकुलेशंस जो हुई हैं कि जब कब छोड़ना चाहिए था कब नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, उनको लोग जो है दोषी ठहरा रहे हैं। वो अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। हाँ, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो असर है वो किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतना ये एक तरह के भयानक जो है रूप जो है वो ले लेगा। तो इसमें मैं इसको आतमजीत जी, मैं इसको क्राइसिस नहीं बोलता हूं, अंग्रेजी में मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, पॉली क्राइसिस। इट इज अ पॉली क्राइसिस, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें ऊपर से हिमाचल में किस तरीके से पानी का मैनेजमेंट हो रहा है। और ये पहली बार नहीं, मात्र दो दो साल पहले 2023 में ऐसा हुआ। तो पानी जो ऊपर से आ रहा है, एक तो बारिश का पानी है, उससे पानी पंजाब के दरिया जो है उफान पे आए हैं। नॉट ओनली पंजाब बल्कि साथ के हरियाणा में तो 2300 गांव जो है हरियाणा के प्रभावित, जल भरा हुआ है वहां पे। हरियाणा की जो बरसाती नदियां हैं, जो एक घग्गर रिवर है जो पंजाब और हरियाणा को बराबर की मार करता है, वो हर साल ही करता है। वहां पे मारकंडा नदी है, वहां पे टांगरी नदी है। तो ये सारा ऊपर से जो पानी आया है, इसका सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है पानी का, वो जो है डैम से पानी छोड़ा गया है। और छोड़ा तब गया है, और एक तो हुआ कि सडन, लोगों का ये दोष है कि हमें कोई वार्निंग नहीं है, प्रायर वार्निंग। तो यहाँ पे सरकार का रोल आता है। तो एक तो पानी का जो डिस्चार्ज अचानक से हुआ है, और दूसरी बात यह है कि उस वक्त डिस्चार्ज किया गया, पानी छोड़ा गया जब पंजाब में ऑलरेडी बहुत भारी बारिश हो रही थी। जब हैवी रेनफॉल हो रहा है उस वक्त छोड़ा हुआ, तो दोनों चीजें मिली। तो इसका जो प्रायर जो है इंतजाम जो है, वो निश्चित तौर पे पहले से नहीं हुए हैं। आपने एम्बैंकमेंट जो बांध है दरियाओं पे, उसकी बात की है, ठीक है। आपने ये जो है बरसाती नदियां वो चोक हुई हैं हमारी। ये ना सिर्फ यहाँ हुई है, ऊपर भी हुआ है। आप कुल्लू मनाली से शुरू हो जाए तो वहां पे भी आपने दृश्य देखे भी होंगे बहुत सारी वीडियोस में कि भाई वो ब्यास दरिया के किनारे पे जो जो अतिक्रमण हुआ है, जो इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, जो ढाबे बने, जो रेस्टोरेंट्स बने, जो और भी चीजें बनी है, लोगों ने घर भी बनाए, टूरिस्ट लॉजेस बनी है, वो बह गई। तो ये, और अच्छा एक और मजे की बात बता रहा हूं कि ये पहली बार मेरे भी हुआ कि भाई इस बार 47 क्लाउड बर्स्ट जो है उसके इंसिडेंट सामने आए। मैंने अपनी अपनी जिंदगी में यहाँ पंजाब में मैंने हिमाचल में भी रहा हूँ, काम किया, घूमा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग की है, मैंने उत्तराखंड का पहाड़ी प्रदेश में रिपोर्टिंग की है। तो क्लाउड बर्स्ट जो है, जो पहले समझाता था कि हायर रीचेस पे होते हैं, बहुत ऊपर जो स्थानों पे छोटे छोटे गांव बसे वही प्रभावित होते, 47 क्लाउड बर्स्ट अचानक से, वो सारे का सारा ऊपर से बह के पंजाब, क्योंकि पंजाब जो है वो शिवालिक रेंजेस जो है उसकी फुट हिल्स में है, जिसमें चंडीगढ़ आप लगा। तो हमारे जो ये जो, अच्छा फिर दूसरा कि ड्रेनेज सिस्टम की बात की, समय रहते उसकी तरफ लापरवाही बरती गई है, इसमें कोई शक नहीं। पंजाब में ये जो बरसाती नाले उसको कहते हैं चोक, वहां पे अतिक्रमण हुआ है भाई, वहां पे कॉलोनियां बन गई हैं, कॉलोनियां काट दी, कॉलोनाइजेशन हो गई है। और सारा के सारा जो है वो संरक्षण जो है, जो गैर कानूनी जो है अवैध कॉलोनियां बनती है, संरक्षण तो पॉलिटिकल पार्टियां, जो सत्ताधारी पार्टियां होती हैं। और ये अब का नहीं, कब से चला आ रहा है। तो ये आपको जगह जगह में, और उसमें दूसरी बात ये भी आपने बोली है कि जो हाईवेज बने हुए हैं दूसरे बने शहरों के अंदर भी, जैसे अब लुधियाना से आपके साथ जुड़ा हूं, लुधियाना में बिल्कुल बीच में से
एक नया फ्लाईओवर जो है वो बना है, वो कह रहे हैं कि वो 700 करोड़ का की लागत पे है। अब बारिश आई तो वो ऐसे उचो रहा था वो झरनों की तरह, तो उसका भी ड्रेनेज, खैर वो तो लोकल बात है। लेकिन है ऐसा है कि ये जो हमारे बरसाती नाले हैं, हमारी ड्रेन्स है, पंजाब कृषि प्रधान जो प्रदेश है, वहां पे ऐसी ड्रेनेज सिस्टम है जो एक कनाल सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। और कनाल सिस्टम के बारे में तो अब ये बोल रहे हैं कि जो उसके टेल एंड्स हैं, जो सदर्न पंजाब है, वहां तक पानी पहुंचता नहीं, जबकि अश्योर्ड इरिगेशन पंजाब में सबसे ज्यादा है। तो ये सारा कुछ मिला के, इसीलिए मैं कहता हूं ये पॉली क्राइसिस है। इसमें सभी, ना सिर्फ मौजूदा सरकार जो है, इससे पहले जो सरकारें हैं वो भी इसकी भागीदार है, उसमें डाला है। लेकिन जो जो उत्साहवर्धक बात यह है कि पंजाब के लोग जो हैं इतने उद्यमी हैं कि किसी भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कोई भी किसी किस्म का संकट आता है तो वो एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर हम उस चीज को साइड पे कर दें ना, तो सिर्फ सरकार का पक्ष देखें, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बहुत एक परेशानी और एक निराशा, एक विवशता, ऐसा भाव जो पैदा होता और नालायकी इनकी जो है उनके ऊपर जाता कि ये इसको हैंडल करने की स्थिति में नहीं है। और इन्हीं चीजों के चलते ये जो प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ है 9 सितंबर का, उसमें जो राशि उन्होंने जारी की है, इसीलिए उसको नाकाफी माना, उस पर किंतु करतु होते, उस पर आप पूछ सकते हैं जी, कोई मैं भी। अगला अच्छा, सवाल एक मेरा चीज है, आपसे मैं एक और ऐड कर दूं कि पंजाब में ऐसा है कि ये जो बांध टूटने वाला, भी शिवराज सिंह चौहान जो है वो पंजाब का दौरा किया उन्होंने, तो उन्होंने दिल्ली वापस जाके एक्स के ऊपर अपनी एक पोस्ट डाल दी कि जी अवैध खनन की वजह से गांव में पानी घुस गया। और ये अवैध खनन जो है, पानी घुसा है, जाहिर तौर पे वो निशाना किस पे साध रहे हैं? मौजूदा सरकार के ऊपर, आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर। और साथ में वो ये भी उस पोस्ट में लिख रहे हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यानी कि हमारी सरकार थी, तो तब हमने इन बांधों को जो किनारे हैं उनको पक्का किया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ और अवैध खनन हुआ और उसके बाद उसका नतीजा ये निकला। तो इसमें राजनीति का भी वो तड़का जो है वो उन्होंने लगाया। पंजाब का जो फॉरेस्ट कवर है अबाउट, मेरा ख्याल 3.5% के करीब, और उसके अलावा जो पौधारोपण जो हुआ है दूसरा, जिसे ट्री कवर कहते हैं, तो वो करीब करीब मिला के 6% पंजाब का होता है। लेकिन वो भी सक्षम नहीं हुआ है, और ट्री जो कवर है वो अभी इतना वो मैच्योर नहीं हुए, पेड़ पूरे हुए नहीं है। और ये जो इनडिस्क्रिमिनेट जो है कॉलोनाइजेशन जो हुई है पंजाब के शहरों में, इवन मतलब ही छोटे छोटे कस्बों में भी कॉलोनीज बनी हुई है, उसमें जो पेड़ों को जिस बेदर्दी से काटा गया है, निश्चित रूप से उसका एक असर तो है ही है। और ये चीज वहां पे भी है, हिमाचल में भी इसका जो है वो नतीजा जो भुगत रहे हैं। तो सड़कें आपकी बह रही हैं, और ये माइंडलेस जो जो है ना अर्बनाइजेशन, पहाड़ों की सड़कों को चौड़ा करना, 4 लेन बनाना, दूसरा ये मैंने जम्मू कश्मीर में भी देखा और यहाँ पे भी देखा है। और ये 2013 में हमने उत्तराखंड में भी देखा, वो केदारनाथ वाला हुआ था, उस वक्त भी आखिर पूरे के पूरे जो सड़कें नहीं बनी थी वो बह गई, वो पुल बह गए। तो ये वातावरण जो है उसके साथ छेड़छाड़ का नतीजा। और जो बड़ा मुद्दा है, जो इस वक्त पूरे विश्व का मुद्दा है, वो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। अरे भाई, 2023 हो गया, उससे पहले भी होता रहता है। ना तो हिमाचल, ना जम्मू कश्मीर, ना पंजाब, किसी को इस बात पे कोई कोई चिंता ही कोई नहीं, इस पे कोई बात ही नहीं हो रही है। तो फिर प्रकृति तो फिर अपना जो स्वभाव है उसके मुताबिक बर्ताव करेगी ना करेगी। जी, तो यही आपने कुछ जो हमारे यहाँ अभी पे हुआ है। आपने जो अभी सैंड की बात की, जो सिल्टिंग हो गई और आपने हम्म, अलाउ कर दिया किसानों को कि अपने खेत की सैंड और मिट्टी आप खुद उठा हम्म, सकते हैं, तो आपने तो इलीगल माइनिंग को जो है लीगल कर दिया। क्योंकि वही हाँ, माफिया अब खेतों में बोलेगा भाई पैसे लो और बताओ कितना एरिया तुम्हारा। जिसके पास 5 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, वो ठेका लेगा माफिया वाला और सारी सैंड उठा लेगा, उसको उल्टा पैसा भी दे देगा। आपने तो ओपन कर दी मार्केट सर, आपने इलीगल माइनिंग बिल्कुल की सही मार्केट। पकड़ा, बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो
कॉमन सेंस की बात है आतंक जी, इसके लिए बहुत बारीक बुद्धि की जरूरत नहीं। क्या अवैध खनन हो रहा है? आजकल छठी सातवीं कक्षा का बच्चा जो है उसके सिलेबस में भी है भी अवैध खनन का क्या नुकसान होता है, क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन का क्या नुकसान होगा। तो ये जो बात करी है ना, ये मतलब भी इतनी, मैं इसे तो बेहुदा बात मानूंगा भी। आप किसान त्रस्त है, उसकी जो पहली जो उसकी चिंता है वो है कि अपनी अपने अपने अपना घर जो डैमेज हुए हैं, फुल्ली डैमेज हुए हैं या पार्शली डैमेज, और उनके मवेशी जो वो बह गए हैं, ठीक है, और उनको 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 रिक्लेम करना, उनके बारे में सोचना। और ये पानी पता नहीं कितने दिन लगेंगे इसको उतरना, और किसान के ऊपर आपने बोझ डाल दिया है इस नाम पे कि हम आपकी सहायता कर रहे हैं, भैया आप रेत बेचो। अब जितनी सिल्ट, अब इसका कोई आकलन अभी तक नहीं हुआ कि कितनी सिल्ट आ चुकी होगी, लेकिन जिस तरीके से व्यापक स्तर पे ये हो रहा है तो कोई भी अंदाजा मतलब भी थोड़ी बहुत तो है नहीं है। अब वो किसान अपनी रेत खुद निकालेगा? किसान जो है वो रेत बेचने वाला वो बना रहे हैं उसको, कहाँ बेचेगा? मार्केट कहाँ पे है? कौन उससे लेने आएगा? उसके लिए उसको मजदूर लगाने पड़ेंगे, उसको मशीनों का इस्तेमाल। अरे भाई पहले ही वो त्रस्त हो गया है, खेती आर्थिकता बुरी तरह चरमरा गई है, और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो करे। तो ये एक मुझे, अब क्या बोले इनके बारे में, ये इतनी बेहुदा चीज है कि जी आप अपने रेत बेच सकते हो, कहाँ बेचने जाएगा? और अच्छा, जब इतने इतने बड़े स्तर पे वो रेत जो है इकट्ठा होगी, तो रेट का क्या बनेगा? कौन सा रेट मिलेगा उसको? कहां बेचने जाएगा? जब डिमांड सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी ना। अभी तो ये हो रहा है कि ये जो रेत माफिया जो काम कर रहा है वो तो इस उसमें कर रहा है ना कि भाई सप्लाई कम है तो वो बढ़ा दो, आम आदमी निकाल नहीं सकता, और उसको रेगुलेटेड। और ये पार्टी जो आम आदमी पार्टी इस बात पे सत्ता में आई थी कि हम अवैध खनन जो है वो रोकेंगे, रेत माफिया खत्म करेंगे, ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म करेंगे, हम केबल माफिया खत्म करेंगे, और उसके बाद जितना पैसा इकट्ठा होगा वो इतना होगा कि हम उसमें फ्री बिजली भी दे देंगे, फ्री ट्रांसपोर्ट भी दे देंगे, महिलाओं को 1,000 रुपया भी दे देंगे। और महिलाएं बेचारी चीख रही हैं कि 4 साल हो गए 1,000 कब मिलेगा, देख रही हैं। तो ये पूरा एक परिदृश्य ऐसा है जिसमें ऐसी बातें करना कि जी वो किसान उठाएगा। किसान अब अपनी अपनी फसल जो है वो तो इंतजाम करेगा अगली फसल की तैयारी के लिए, पहले तो अपने खेत को रिक्लेम करेगा, ठीक है। तो क्या वो रेत बेचने जाएगा शहर में? किस जगह पे जाएगा बेचने? आपने कोई मंडियां स्थापित की हैं, आपने कोई सेल्स काउंटर स्थापित किए हैं, कहां बेचेगा? इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। तो ये सिर्फ एक उनको दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि उनको लगेगा भी हम रेत। अब वो भोले भाले किसान, उनको क्या पता है ये मार्केटिंग क्या होती है? उनको क्या पता है कि प्राइस जो कीमत है वो कैसे निर्धारित होती है? वो तो इस चक्कर में जाएगा भी रेत आ गई है, जैसे पहले हमें 20,000 की एक ट्रॉली रेत की मिलती थी, मुझे भी मिलेगी और मैं अमीर हो जाऊंगा। मेरा अगला तो सवाल ये आपसे उनके है। साथ उनको धोखे में रखने वाली बात है, भ्रमित जी, करने वाली बात है जी। जी। जी सरकार ने 1600 करोड़ रुपए एड प्लस एक्स ग्राशिया अनाउंस किया, जी और यही 1500 करोड़ रुपए उन्होंने हिमाचल को दिए। जी हिमाचल की डिस्ट्रक्शन और पंजाब की डिस्ट्रक्शन, लैंड एरिया, किसानी का एरिया, वो सब कैलकुलेशन अगर आप कर लें तो अनुपात के हिसाब से पंजाब की कॉम्पनसेशन एक्स ग्राशिया कम नजर आती है। दूसरी बात, सिटीजन्स एनजीओ जो कंट्रीब्यूट करते हैं वाया मेडिकल कैंप एंड सप्लाईज, उससे ही थोड़ा बहुत जो एड अभी चल रही है इस समय। 160 करोड़ कॉम्पनसेशन जो अनाउंस की गई है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, उसमें उस 20,000 करोड़ को भी ऐड किया जा रहा है डिजास्टर फंड को जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पहले से है। 2 लाख next to kin of those died, and 20,000 rupees per acre compensation announced by the state and the central government. जी। क्या कहना है आपको? क्या इज इट टू मच, इज इट टू ये लेस? और ये किस हिसाब ये से? ये आतमजीत जी, ये जो आंकड़ों का खेल है ना, और वो भी इस आपदा में जब लोगों को मतलब भी दिमाग नहीं काम कर रहे, सोच नहीं पा रहे क्या करें, ये ना आपदा में राजनीति हो रही है यहाँ पे। ये आंकड़े उछाल उछाल के ये जो किया जा रहा है, ये ये मतलब भी
मोदी जी ने 1600 करोड़ रुपया फौरी राहत अपना वो कर दिया, तो वो कह रहे हैं कि जी ये तो बहुत कम है। और मोदी जी ने ये बोल दिया कि भाई आपके पास 12,000 करोड़ रुपया आपके खजाने में पड़ा हुआ, ये नहीं बताया कौन सा, लेकिन सबको पता है उसका क्या, वो है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, जो हर साल केंद्र सरकार सभी राज्यों को देती है, जो बड़े राज्य हैं। 75% केंद्र की उसमें योगदान और 25% स्टेट का, और हर हर एक वित्तीय वर्ष में वो 2 बार रिलीज किया जाता है। वो 12,000 करोड़ है, ठीक है। तो दूसरी तरफ हिमाचल और उसका, लेकिन जो 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 पंजाब का नुकसान है वो हिमाचल के, मुझे लगता है कि वो ज्यादा है। हिमाचल का नुकसान हिमाचल का है, पंजाब का नुकसान जो है पूरे देश का नुकसान है। 40% के करीब करीब केंद्रीय जो मीट का जो गेहूं का पूल है उसमें पंजाब की कंट्रीब्यूशन, और 12% जो आंकड़े, मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन जो आंकड़े मेरे सामने थे कि 12% जो धान जो है वो केंद्रीय पूल में, जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें कंट्रीब्यूट होता है। अगर हरियाणा को भी बीच में मिला ले तो ये 40% से ऊपर चला जाता है। तो पंजाब को फंड्स की ज्यादा जरूरत है। ना सिर्फ ये फसल बर्बाद हुई है, लेकिन अगली फसल भी पिछड़ के, मतलब नेचुरली डिले तो होगा, खेत को दोबारा उस तरीके से करना, जोतना। और उस वक्त जबकि जो इनपुट कॉस्ट है हमारी खेती की वो लगातार बढ़ रही है, तो उसके चलते ये जो जो मुआवजा, हालांकि उन्होंने ये कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो ऑफिशियल मीडिया में वक्तव्य भी आया है कि भाई ये फौरी राहत है, एक तरीके का इंटरम रिलीफ है। उसके बाद केंद्र की 2 टीमें जो है वो पंजाब में आई हुई हैं, और प्लस जो पंजाब सरकार इसका आकलन करके जो जो तजवीज देगी कि इतना हुआ है, उन दोनों को ध्यान में रख के और जो है सहायता जो है केंद्र से दी जाएगी। लेकिन इसके चलते ये भी तो बनता है ना, ये 12,000 करोड़ जो स्टेट डिजास्टर, वो तो डेडिकेटेड फंड है, वो आपने खर्च ही इस पे आपदा में करना है, और उस पे जवाब देने की बजाय आम आदमी पार्टी इधर उधर की बातें कर रही, जो करे। और ये नियम ऐसे बने हुए हैं कि उसमें बहुत कम मुआवजा किसानों को जाता है, तो किसान ये मुआवजा बदले, ओ सॉरी, नियम जो है उसमें बदलाव करे। अरे भाई, नियमों को, वो नियम तो पूरे भारत के लिए, सभी राज्यों के लिए। तो कम से कम जो 12,000 करोड़ आपके पास इकट्ठा हुआ है उसको इस्तेमाल तो करो इसी काम के लिए। वो कब करोगे? उसमें आप फौरी राहत प्रदेश की सरकार, राज्य की सरकार भी दे सकती है। आप खर्च क्यों नहीं कर रही उसको? आप बहाना आप ढूंढ रहे हो कि जी उसमें नियमों में बदलाव। अरे भाई, नियमों में बदलाव जब तक होगा होगा, और जो पैसा अभी हाथ में है वो तो बांटो लोगों में। 2016, 17 या 16 में 4,000 करोड़ के करीब, 4,000 से ज्यादा ही होगा करीब, जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है उसमें पैसे जमा थे, क्योंकि वो हर साल जो है केंद्र और राज्य सरकार है उसमें अपना योगदान डालती है। चाहे आपदा आए चाहे ना आए, हर साल वो इकट्ठा होता रहे। तो वो बढ़ के अब वो हो गया। अभी 2023 में मैंने इस पे बात की थी अलग अलग मंचों पे, तो 8,000 के करोड़ के, 8,500 करोड़ के करीब था वो इकट्ठा हो गया। अब 2 साल है, 25 से ज्यादा हो गया होगा, तो 12,000 करोड़। और मजे की बात यह है कि प्रदेश जो आम आदमी पार्टी की सरकार, उसके मंत्री जो हैं वो इस बात पे, इस पे इनकार नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। वो हवाला दे रहे हैं कि जी नियमों में बदलाव नहीं हुए। अरे भैया, आपके चाहे अगर नियमों में बदलाव हुआ, आपके हाथ तो किसी ने नहीं बांधे, और इस वक्त जरूरत है। अगर अब आप वो पैसा नहीं खर्चोगे तो कब खर्चोगे? और इसमें एक आगे भी बात मैं आना। और और ऐड कर प्रधानमंत्री ये बोल गए हैं कि भाई जो एसडीआरएफ, ये स्टेट डिजास्टर फंड जो है, इसकी जो इस जो बाई एनुअल है, तो अगली जो किस्त, दूसरी किस्त जो जारी करनी थी उसको हम जल्दी वो जारी कर देंगे। और इसके साथ जो किसान सम्मान निधि से जो पैसा जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है, उसको भी हम पहले जारी कर देंगे। लेकिन राज्य सरकार को तो अपना बनता वो करना चाहिए ना। आप सिर्फ मोदी जी को, वो तो है भाई, वो तो पंजाब के साथ वो कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मसला मैं ये एक है। छोटा सा और इन सवाल दोनों मैं के चक्कर में, जो
जो पिस रहे हैं वो है पंजाब के आम लोग, बाढ़ से त्रस्त लोग जो हैं। जी, ये है मैं एक स्थिति इस छोटा-सा वक्त। सवाल, एक छोटा-सा पॉलिटिकल सवाल और ऐड करना चाहता हूँ। जी जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड स्टेट और सेंटर हम्म। मिलके करते हैं, क्योंकि इस जी। 75% हिस्सेदारी स्टेट की है, 25% सेंटर की है। कल जब हम्म। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी गुरदासपुर में कुछ किसानों को, कुछ राहत कार्यों के लोगों को मिलते हैं, तो उसमें सुनील हम्म। जाखड़ बीजेपी वर्किंग प्रेसिडेंट, अश्वनी शर्मा होते हैं। वहाँ आम हम्म। आदमी पार्टी का ना कोई प्रेसिडेंट होता है स्टेट यूनिट का, ना हम्म। कोई मंत्री होता है, ना कोई कार्यकर्ता होता है। तो क्या ये हम्म। मान लें कि स्टेट और सेंटर में ऐसी ठनी हुई है कि ये लोग एक दूसरे को मदद करने की छोड़िए, मतलब लोगों की मदद करने में भी एक साथ खड़े होने में इनको दिक्कत है? तो एड राहत कार्य होगा कैसे? राहत पहुंचेगी कैसे? स्टेट हमेशा सेंटर को ब्लेम ये करती रहती है, सेंटर स्टेट को ब्लेम करती रहती देखिए, इसी को तो मैंने बोला ना पहले अभी, कि आपदा में राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री आए हैं, गुरदासपुर और अमृतसर और एक होशियारपुर भी है। ये बीजेपी के 3 गढ़ है, यहाँ पे बीजेपी के सांसद जीतते रहे। अभी 2024 में कोई नहीं जीता है, और लगातार जीते। एक तरीके से कहें कि ये गढ़ है बीजेपी का। आपदा तो पूरे पंजाब में है, लेकिन वो गुरदासपुर गए, और वहां पे पार्टी के जो जब वो मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें राज्य सरकार को इग्नोर तो आप कर नहीं सकते। तो वो एक ऐसा प्रभाव गया है कि शायद ये प्रधानमंत्री और पंजाब के जो बीजेपी के नेता हैं, आपने सुनील जाखड़ का नाम लिया, प्रदेश अध्यक्ष है, कार्यकारी जो अध्यक्ष है अश्विनी शर्मा। लेकिन सवाल ये भी होता है, उसके दोनों पहलू हैं, ये बड़ी पेचीदा स्थिति है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर तय है कि राजनीति तो अवश्य हो रही है। अब ये आपके दर्शक जो है वो अपना इसमें निष्कर्ष निकालें कि हम क्या कह रहे हैं। देखिए, अश्विनी शर्मा वहां पे थे वो इसलिए क्योंकि वो पठानकोट, जो गुरदासपुर संसदीय सीट है, उसका एक क्षेत्र है विधानसभा, वहां के वो चुने हुए विधायक हैं। उनका वहां पे बैठना बनता है इसमें, ठीक है। और अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, वहां पे वो तरुण चुग जो है इनके अपने नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, है। वो भी जी, थे जी। उसमें। और उसमें कुछ ऐसा भी हुआ है पिछले समय में ना, काफी ऐसा हुआ है कि कुछ नए चेहरे हैं, क्योंकि बीजेपी की एक सोची समझी पंजाब में रणनीति है कि सिख चेहरों को लेके आना, और विशेषकर देहात से, विशेषकर जाट सिख समुदाय से। और उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं, इन्होंने अपनी इकाइयां भी जो देहात में वो बनाई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, तो वो मैं उनको पहचानने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि वो नए नए चेहरे हैं। लेकिन ये बात जरूर है, लोग ये बात कर रहे हैं कि बल्कि जो किसान भी आए थे वो भी बीजेपी समर्थक या बीजेपी वाले ही। हालांकि इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन पंजाब में ये बात बड़ी दूर तक गई, विरोधी जो पार्टियां वो भी उठा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि एक तो ये मीटिंग हुई, और दूसरी तरफ जो ऑफिशियल्स थे पंजाब के, क्योंकि भगवंत मान मुख्यमंत्री तो उपचार अधीन है, वो शायद हो सकता कल तक उनको छुट्टी मिल जाए मोहाली के हॉस्पिटल में, तो वो नहीं थे। तो पंजाब के मुख्य सचिव ने वो प्रेजेंटेशन दी थी वहां, और वहां पे जो बनता प्रोटोकॉल है वो दिया गया। उसकी जो मेरी जानकारी है, जो पहली रो थी प्रधानमंत्री के सामने, उसमें पंजाब के कृषि मंत्री आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह कुडिया थे, वहां पे उसमें बैठे थे। और दूसरे हरदीप सिंह मुंडिया जो अपना जो है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत मंत्री हैं, वो सेकंड रो में बैठे थे। ये अश्विनी शर्मा वर्किंग, ये भी सेकंड रो में बैठे थे। और सारे लोग, पंजाब के डीजीपी और दूसरे एनडीआरएफ के ऑफिशियल, वो पिछली करीब करीब 4 रोज थी वहां पे बनी हुई, 4 कतारें थी, उसमें 16-17 लोग थे, इससे ज्यादा लोग नहीं थे, जहां पे प्रेजेंटेशन दी गई। ठीक है। तो ये मतलब भी अच्छा, फिर सब कुछ इतना क्लोज, को मीडिया को कोई वहां तक वो नहीं थी ना, एक्सेस थी। तो ये बड़ा मुश्किल है, इसीलिए हमें जो दावे कर रहे हैं पार्टियां, वो उस पे हमें निर्भर होना पड़ रहा है, और उसी आधार पे अपना बना। लेकिन ये जो दावे हो रहे हैं, और उसकी जो काउंटर दावे हो रहे हैं, उसके खिलाफ हो रहे हैं, उससे एक बात बिल्कुल तय है कि भाई, राजनीति, पॉलिटिक्स इज एट द सेंटर ऑफ ऑल दिस, जो बहुत यस, दुर्भाग्यपूर्ण है। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने अंत में। पॉलिटिक्स आपदा में अवसर यही ढूंढ रही हैं, अपने लॉस्ट ग्राउंड को तलाश रही हैं। हड में, फ्लड्स में जो लोग परेशान हैं,
जिन लोगों के घर उजड़ गए, उनको घर बनाने के लिए कितनी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी। अगले 5 साल पीछे छोड़ दिया आपने पंजाब को, और बहुत समय लग जाएगा पंजाब को वापस अपनी सिचुएशन में आने में। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए राजू विलियम जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। कोई गलती हो तो माफ कीजिए।